हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सोनिया कुशवाहा स्वागत करती हूँ आपका आज के वीडियो में। आज का टॉपिक है प्रमुख शासन व्यवस्थाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। प्रमुख राजनीतिक विचारक मॉन्टेस्क्यू ने अपने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत में शासन के ये 3 प्रमुख कार्य या 3 प्रमुख अंग बताए थे: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जैसे पहले राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में क्या होता था कि राजा के हाथ में सारी शक्तियां निहित होती थी, यानी कि कानून बनाने की शक्ति, उन कानूनों को लागू करने की शक्ति, और अगर कोई उन कानूनों को तोड़े तो उसे दंड देने की या फिर उसको पनिश करने की शक्ति, ये सारी शक्तियाँ एक हाथ में होती थी, यानी कि राजा के हाथ में होती थी। लेकिन जब लोकतांत्रिक व्यवस्था आई और लोकतंत्र का युग आया तो इन 3 शक्तियों को अलग अलग संस्थाओं में निहित कर दिया गया। यानी कि अगर हम इसके हिसाब से देखें तो व्यवस्थापिका का शाब्दिक अर्थ है व्यवस्था करना। अगर हम देखें तो व्यवस्थापिका का काम होता है कानूनों का निर्माण करना, व्यवस्था को चलाने के लिए कानूनों का निर्माण करना। दूसरा अंग है कार्यपालिका। जैसा कि इसके नाम से ही थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, कार्यपालिका यानी कि कार्य करने वाली संस्था, यानी कि ये इन कानूनों को जिन्हें व्यवस्थापिका बनाती है, यानी कि हमारी लेजिस्लेचर यानी कि व्यवस्थापिका बनाती है, उन कानूनों को कार्यपालिका यानी कि हमारी एग्जीक्यूटिव लागू करती है। और हमारा तीसरा अंग यानी कि न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी का काम है कि कोई भी अगर व्यक्ति या कोई भी संस्था या कोई भी अगर इन कानूनों को, जिसे व्यवस्थापिका ने बनाया है और कार्यपालिका ने लागू किया है, अगर वो इन कानूनों को तोड़ता है तो उस कंडीशन में न्यायपालिका उसे दंड देती है, न्याय की व्यवस्था करती है, न्याय देती है अपने नागरिकों को। तो ये है सरकार के 3 प्रमुख अंग। सरकार के इन 3 अंगों में से 2 अंग यानी कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, अगर हम इनके संबंधों का अध्ययन करें, इनके संबंधों के बारे में देखें, तो इनके संबंधों को देखने के बाद हम 2 तरीके की शासन व्यवस्थाएं देखते हैं। एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है, और दूसरी शासन प्रणाली या व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में कोई संबंध नहीं होता, अर्थात वो दोनों अलग अलग होती हैं। शासन प्रणालियों के विभाजन में अगर देखें तो सरकार के यही दोनों अंग यानी कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका महत्वपूर्ण है। जहाँ तक तीसरे अंग यानी कि न्यायपालिका की बात है, तो न्यायपालिका को ज़्यादातर राजनीतिक व्यवस्थाओं में स्वतंत्र रखने की कोशिश की गई है। उसका काम तकनीकी होता है और विशिष्ट होता है, जिस कारण से कोशिश की गई है ज़्यादातर राजनीतिक व्यवस्थाओं में कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाए, ताकि वो कार्यपालिका या व्यवस्थापिका किसी के भी दबाव के बिना अपने काम को स्वतंत्र रूप से कर सके और न्याय व्यवस्था बनाए रख सके, इसलिए इसे स्वतंत्र ही रखा गया है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर हम 2 प्रमुख शासन व्यवस्थाएं पाते हैं। पहली है संसदात्मक शासन व्यवस्था और दूसरी है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों में ही घनिष्ठ संबंध होता है। अब ये घनिष्ठ संबंध क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। घनिष्ठ संबंध होने का यहाँ पे ये मतलब है कि जो व्यवस्थापिका होती है और जो कार्यपालिका होती है, उन दोनों में उत्तरदायित्व से वो दोनों जुड़े होते हैं। यानी कि जो कार्यपालिका होती है वो अपने हर काम के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब अगर हम इसे साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करें तो इसका ये मतलब होता है कि जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वो जो भी काम करते हैं उसके लिए व्यवस्थापिका के सदस्य जो होते हैं वो उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, वो उनसे पूछ सकते हैं कि आपने ये काम किया तो इसका क्या नतीजा निकला या आपने ऐसा क्यों किया। और यहाँ पे क्या होता है कि कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं उन्हें इस चीज़ का आंसर देना ज़रूरी होता है, वो इससे बच नहीं सकते। वो रिस्पॉन्सिबल हैं व्यवस्थापिका के सदस्यों के प्रति, यानी कि उन्हें उनकी बात का आंसर देना ही होगा। तो एक तो ये चीज़ हो गई इसमें घनिष्ठ संबंधों में। दूसरी चीज़ ये है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो भी कार्यपालिका का सदस्य होता है
उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो व्यवस्थापिका का भी सदस्य हो। बिना व्यवस्थापिका का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति कार्यपालिका का सदस्य बन ही नहीं सकता। ये चीज़ ज़रूरी होती है। संसदीय शासन व्यवस्था जो होती है, इसको संसदात्मक शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था या फिर मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था और साथ साथ उत्तरदायी शासन व्यवस्था, प्रधानमंत्रीय शासन व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि कार्यपालिका जो होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसीलिए इसे उत्तरदायी शासन व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। और जो कार्यपालिका होती है उसका शासन इसमें होता है, इसलिए इसे मंत्रिमंडलात्मक शासन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद दूसरी शासन व्यवस्था है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। इसे हम राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। अब यहाँ पे अलग या पृथक होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में किसी भी तरीके का कोई भी संबंध नहीं होता। दोनों अपने काम करने के लिए एक दूसरे से पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे के काम में किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका इनके सदस्य अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था, संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के सदस्य एक ही होते हैं। कार्यपालिका के सदस्य के लिए व्यवस्थापिका का सदस्य होना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कोई व्यक्ति जो कार्यपालिका का सदस्य है वो व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं हो सकता, और अगर वो व्यवस्थापिका का सदस्य है तो कार्यपालिका का सदस्य नहीं हो सकता। मतलब कि एक व्यक्ति एक समय पर दोनों संस्थाओं का सदस्य नहीं हो सकता। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है, वो ये है कि कार्यपालिका किसी भी काम के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी यानी कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यानी कि जैसे हमने अभी देखा था कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका थी वो अपने हर काम के लिए उससे जवाब मांग सकती थी व्यवस्थापिका, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ पे कार्यपालिका अपने किसी भी काम के लिए व्यवस्थापिका को जवाब देने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। उनसे वो ऐसा कोई भी सवाल नहीं कर सकते, वो ऐसा कोई भी जवाब देने के लिए उन्हें बाध्य नहीं है। वो एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, अपना अपना काम करते हैं अपने एरिया में अपने हिसाब से, और इसमें ना तो वो एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस कर सकते हैं और ना ही एक दूसरे से किसी तरीके का सवाल पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों अलग अलग होते हैं। इस तरीके से अगर हम संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को समझने की कोशिश करें तो दोनों में ही डिफरेंस बहुत इजीली क्लियर हो जाता है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों घनिष्ठ रूप से संबंधित होती हैं। वहीं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों अलग अलग होती हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हमने संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्था के बारे में ब्रीफ में जाना है। अगले वीडियो में हम इन दोनों ही शासन व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और दोनों ही व्यवस्थाओं को अलग अलग वीडियो में हम विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।